बहुत बड़ा दिन है कल। एनडीए तीसरी बार एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 9 जून की तारीख है और शाम को 7:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा। और अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण भेजा गया है। आज जानकारी यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना यहां पहुंच चुकी हैं कल के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मोदी 3.0 का कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। पहली तस्वीर उसकी और दूसरी तस्वीर दिल्ली पहुंचने लगे विदेशी मेहमान। जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना यहां पहुंची, किस तरीके से उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया, ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है। कल का दिन ऐतिहासिक, तीसरी मर्तबा केंद्र में सरकार बनने जा रही है एनडीए की। और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। कल शाम 7:15 बजे का वक्त है जब पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले अलग अलग देशों के जो मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली। ये तस्वीर शेख हसीना की इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। और अलग अलग देश जहां निमंत्रण भेजा गया है उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष लगातार पहुंच भी रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 का मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसी को लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। किसको किसको मंत्री पद मिलेगा और किस किस के पास क्या पोर्टफोलियो जाएगा, इसको लेकर चर्चा होगी। इसको लेकर लगातार चर्चा भी की जा रही है। लेकिन कल पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। मोदी के मेहमान कौन कौन है देखिए आप। मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति मालदीव के, वो भी पहुंचेंगे। शेरिंग तोब्गे पीएम है भूटान के, वो भी पहुंचेंगे दिल्ली। प्रवीण कुमार जगन्नाथ है मॉरिशस के प्रधानमंत्री। और अहमद आरिफ है उपराष्ट्रपति सेशल्स। और साथ ही भव्य इंतजाम किए गए हैं कल के लिए। शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, वो पहुंच चुकी हैं। पुष्प कमल दहल नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो मेहमान पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में, उनकी पूरी लिस्ट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। किन होटलों में इंतजाम किए गए हैं जहां पर इन तमाम खास मेहमानों को रुकवाया जाएगा, वहां पर इनको ठहराया जाएगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं। होटलों में इंतजाम किए गए द लीला पैलेस जहां पर मेहमान रुकेंगे, ताज पैलेस, यहां पर भी मेहमानों को रुकवाया जाएगा। इसके अलावा आईटीसी मौर्या और साथ ही साथ और भी तमाम होटल्स हैं जहां पर मेहमान रुकेंगे। लेकिन कल का सभी को बेसब्री से इंतजार है। मंथन लगातार चल रहा है, सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है, आप जानते ही हैं। और कल शाम को 7:15 बजे नरेंद्र मोदी पीएम पद की तीसरी मर्तबा शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के भी बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी मनोज वर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम रविवार को राष्ट्रपति भवन में होना है। इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वो कंट्रोल रूम है जिसके जरिए उस कार्यक्रम पर पूरी नज़र रखी जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको अभी इस वक्त संसद भवन नज़र आ रहा होगा और वो पूरा इलाका नज़र आ रहा है राष्ट्रपति भवन के आसपास का, जहाँ पर निगरानी यहाँ से रखी जाएगी। तस्वीरें आपको और भी दिखाएंगे, सिर्फ ये एक ही कैमरा नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कई कैमरे हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इस पूरे रूट पर लगे हुए हैं। पूरे जो नई दिल्ली का इलाका है उसे एक पूरा कंट्रोल जोन बना दिया गया है। 2 बजे के बाद से ही यहाँ पर आम लोगों की गाड़ियाँ नहीं आ जा सकेंगी। सिर्फ जो लेबल्ड व्हीकल होंगे या इसके अलावा जिन गाड़ियों को पास मिलेगा वही गाड़ियाँ इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकेंगी। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि जो राष्ट्रपति भवन के आसपास का जितना भी इलाका है उसको भी कल कार्यक्रम से पहले ही बंद कर दिया जाएगा। जिन गाड़ियों के पास होगा वही गाड़ियां वहां से गुजर सकेंगी, जिसके अंदर रफ़ी मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, यानी कि जो भी आसपास का राष्ट्रपति भवन का इलाका है उस सभी को कार्यक्रम से पहले बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के आसपास की जितनी भी बिल्डिंग हैं उन सभी के ऊपर स्नाइपर्स को तैनात किया जाएगा। सूत्रों की माने तो 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान, एनएसजी कमांडो इस पूरे प्रोग्राम पर नज़र रखेंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है। बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 9 और 10 तारीख को पूरी दिल्ली जो है वो नो फ्लाइंग जोन है, यानी कि कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी ड्रोन जो है वो दिल्ली से नहीं गुजर सकता है। तो जो तैयारियां हैं शपथ समारोह की वो लगातार चल रही हैं और दिल्ली पुलिस भी लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है और
जो सुरक्षा है वो पुख्ता की जा रही है, यानी कि उस दौरान इतनी सुरक्षा की गई है कि पूरी दिल्ली में कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। देखिए, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों को शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने का न्योता भेजा गया है और सभी आने की सहमति दे चुके हैं। जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनके स्वागत के होर्डिंग्स लगाए गए। 9 जून को शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया शपथ ग्रहण करेंगे। इसमें कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को इनविटेशन दिया गया है जिसमें दक्षिण एशिया के बहुत सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हैं। मिसाल के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे जो प्रेसिडेंट है सोशल रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के, उनके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, भूटान के प्राइम मिनिस्टर दाशो शेरिंग तोग्बे, उनके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ, नेपाल के पीएम पुष्प कुमार दहाल जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, और रिपब्लिक ऑफ सेशंस के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अफीफ शामिल हैं। कई ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के संबंध बनते और बिगड़ते रहे हैं, और उसके साथ साथ दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से इन सभी ने आने पर हामी भी भरी है, शिरकत भी करेंगे और उसके साथ यहाँ मौजूद भी रहेंगे। आखिरकार दक्षिण एशिया में भारत की पैठ बरकरार रखनी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम दे दें। जिन लोगों को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी उनको कल सुबह 10 बजे के बाद फोन करके जानकारी दी जा सकती है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। ऐसे में तमाम संभावित मंत्रियों को फोन कॉल का इंतजार करना पड़ सकता है। सभी को इंतजार होगा कि किस किस को फोन की घंटी उनकी बजती है। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से जुड़ी जिन लोगों को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी उनको कल सुबह 10 बजे के बाद फोन करके जानकारी दी जाएगी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में तमाम जो संभावित मंत्रियों को फोन कॉल का इंतजार करना पड़ सकता है। हमारे साथ शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा हैं। इस बार तैयारी कैसी है संसद में रहने की? लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में क्या नई चीजें देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो पार्लियामेंट सदन नहीं है। मैंने पार्लियामेंट सदन कल देखा। जब मैंने शपथ ली तब भी मैंने देखा, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। पूरी भारतीय संस्कृति को इस बिल्डिंग के माध्यम से एक म्यूजियम के प्रकार से मैं जिस प्रकार से इसका बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। एनडीए की सरकार चलाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार में इस बार गठबंधन का गणित बहुत ज्यादा अलग है? मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होगा। मुझे लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश को एक स्थिर सरकार आने वाले 5 सालों के लिए देगी। और देखिए, हमें ये बात भूलना नहीं चाहिए कि, और मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूँ, न तो मैं उनका प्रवक्ता हूँ, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि भाजपा को 240 सीटें मिलना 10 साल के बाद, जबकि पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इतनी एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को 240 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र और शिवसेना के लिए कितनी सीटें मांग रहे हैं कैबिनेट में? शिंदे साहब के नेतृत्व में भी हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, और इस पर कोई, देखिए, कितनी सीटें मांग रही है, कौन मंत्री बनेंगे, इन चीज़ों पे ये डिस्कशन नहीं होती है। ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का रहता है। मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मुझे पूरा यकीन है आपस में बात करके डिस्कस करेंगे इन इश्यूज़ को। भरोसा आपको इस बार कैबिनेट मिल रहा है? मुझे इन चीज़ों में न तो इंटरेस्ट है और न तो पहले भी इंटरेस्ट था, न तो मैंने पहले भी, जब मैं मंत्री बना, मैंने लॉबी किया। मैं बहुत सालों के बाद पार्लियामेंट आया हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एमपी में भी उसमें वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे केवल पार्लियामेंट में आके बैठना है, एक भाषण देना है, ठीक है वो सब, लेकिन पार्लियामेंट के समय पे आपको जाके फॉलो अप करना चाहिए, मंत्रियों से मिलना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी से मिलना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए प्रोजेक्ट। तो वो मेरा काम है। मैं अच्छी तरह से उसके बारे में मुझे जानकारी है, समझ है, मैं वही काम आगे ले जाना चाहूँगा। हर सांसद का जोश बेहद हाई है। ऐसी एक सांसद है बिहार की शांभवी चौधरी, जो सबसे कम उम्र की सांसद इस बार बनी है। मेरे साथ इस वक्त एलजेपी से और देश की सबसे कम उम्र की सांसद शांभवी चौधरी हैं। पहली बार चुनाव लड़ी और चुनाव जीती हैं। समस्तीपुर से सांसद हैं शांभवी। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? फिलहाल अभी तो हम लोग दिल्ली में हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बना लें, ये मेरी अभी कह सकते हैं कि जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो है, और बहुत हद तक
मतलब अब हम सफल भी होने वाले, कल प्रधानमंत्री जी अपना शपथ लेने वाले, एक बार उनका शपथ हो जाए वापस हमें क्षेत्र जाना है और क्षेत्र जाके जो हमारा घोषणा पत्र हमने जारी किया था, जो समस्तीपुर की जनता अपने सुझाव से सारा सुझाव दे के वो जो घोषणा पत्र हमने तैयार किया था उस पर हम काम करना शुरू करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 1 साल 2 साल में समस्तीपुर में अंतर दिखने लगे। अगले 5 साल में शांभवी के जीवन में निजी तौर पर और राजनीतिक तौर पर कितना बदलाव आने वाला है? आपके पास तो पहले से सब कुछ है। हम ये सवाल करते हैं कि सांसद बनने के बाद पहला काम आप क्या करेंगे, तो कई बार जवाब होता है कि जी गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, अलग अलग तरीके का जवाब होता है। आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है और पहला काम आप क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो हम मानते हैं कि हम अपने क्षेत्र वापस जाएंगे, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसके अगले दिन हमें अपने क्षेत्र का भ्रमण करना था, पर क्योंकि दिल्ली से फ़ोन आ गया तो हमें दिल्ली आना पड़ा और अभी भी क्षेत्र के लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब वापस आइएगा। तो हम मानते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ से जीत के क्षेत्र जाएंगे और वहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम चुनाव के दौरान जिस तरह से सभा लगा के मिल रहे थे, वैसे ही हम वापस उनसे मिलना शुरू करेंगे, उनकी परेशानियाँ सुनेंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। शांभवी कभी सीएम बनना चाहें या पीएम बनना चाहें? फ़िलहाल हम आपको बताते हैं कि ऐसा हम मानते हैं कि हमको अपना जो खुद के लिए एक्सपेक्टेशन होता है उससे हमको ज़्यादा मिला है, तो मेरा इससे हाई डिमांड मेरा कभी नहीं रहा है और इसके पहले भी मेरा बस एकमात्र गोल था कि हमको किसी भी तरीके से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का मौका मिले। तो चलते ये आखिरी सवाल है, 3 नाम मैं लूँगी, सिर्फ एक का नाम लेना है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या चिराग पासवान? सिर्फ एक। डेफिनेटली बिना सोचे समझे चिराग पासवान। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं शाम को 7:15 बजे। इस बीच में तमाम तरह की खबरें भी चल रही हैं नीतीश कुमार को लेकर, और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के ऑफर पर यह कहा गया है कि ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ होगा नहीं। आपको बताएं कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस की ओर से नीतीश को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, जिसे नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे कल शाम 7:15 बजे, लेकिन उस सबके पहले एबीपी न्यूज पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने अस्वीकार कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान, एनडीए का हिस्सा है। चिराग जी, केसी त्यागी ने हम लोगों से बातचीत के दौरान ये कहा है कि नीतीश कुमार को अप्रोच किया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं। भाई, इंडिया अलायंस एक ऐसा गठबंधन है जिसमें आपके विचारों को, सिद्धांतों को पहले ही तिलांजलि दे दी जा चुकी है। इसमें एक दूसरे के धुर विरोधी, सिर्फ मोदी विरोध में, एक व्यक्ति के विरोध में एक व्यक्ति को हटाने की सोच के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करके, अपने विचारों से समझौता करके, संभवतः, और मैं मानता हूं इस बात को कि पूरी तरीके से प्रयास किया गया होगा। वो तस्वीरें भी हम लोगों ने राजद के नेताओं की वो फ्लाइट में देखी कि पीछे बैठे हुए थे पर मेरे मुख्यमंत्री के पास आकर वो बैठे हैं। क्यों? इसी सोच के साथ ना कि शायद इस तरफ आ जाए। मेरा विश्वास पूर्णतः मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर है। आपको तो कोई नहीं अप्रोच किया गया? मेरे पास तक आने की सोच वो रख भी नहीं सकते। मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति वो जानते हैं। तेजस्वी से आपकी जो बातचीत अच्छी रही है और इस वजह से चर्चाएं वहां पर भी हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल वो व्यक्तिगत संबंध है और मैंने हमेशा उन संबंधों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हमेशा अलग रखा है।